जय हिंद दोस्तों। सुन रहे हो सब, ये कोई मामूली चेतावनी नहीं है। ये एक खुला वार्निंग लेटर है नेटो और अमेरिका की ओर से भारत के आत्मनिर्भर निर्णयों के खिलाफ। जुलाई 2025 में अमेरिका की कांग्रेस ने एक बिल पास किया जिसमें कहा गया जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500% टैक्स लगेगा। जी हां, 5 गुना टैक्स। सीधा इशारा भारत, चीन और ब्राजील की तरफ। उसके तुरंत बाद नेटो के चीफ मार्क रूटे ने तीनों देशों को चेतावनी दी, अगर आप पुतिन को सप्लाई देना बंद नहीं करते तो आर्थिक पाबंदियों के लिए तैयार रहिए। लेकिन जनाब, यूरोप खुद क्या कर रहा है? जर्मनी, फ्रांस आज भी चुपचाप रूस से गैस और न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहे हैं। तो फिर इंडिया पर क्यों इतना ज्ञान वर्षा हो रही है? भारत सरकार यानी एमईए ने जवाब दिया, हम अपने फैसले खुद लेते रहे, किसी के दबाव में नहीं। एनर्जी सिक्योरिटी हमारा हक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं। दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन उन्हीं वेरीफाइड न्यूज आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स पर आधारित है जिनमें रॉयटर्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, एमईए के रिस्पॉन्सेज, यूएस कांग्रेस बिल और नेटो की धमकी शामिल है। कोई फैब्रिकेशन नहीं, सिर्फ सच्ची बातें और ठोस लॉजिक। ये ब्रीफिंग सिर्फ समझने के लिए नहीं, सोचने के लिए है, ताकि अगली बार कोई भारत पर उंगली उठाए तो जवाब फैक्ट से दे सको। ब्रीफिंग सुनने से पहले एक रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फौज में डिसिप्लिन मैंडेटरी होता है और यहां भी। अब मुद्दे पर आते हैं। नेटो के चीफ मार्क रूटे ने साफ साफ कहा, इंडिया, चाइना, ब्राजील आर इनेबलिंग पुतिन। लेकिन यूरोस्टैट के आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं। जर्मनी 2024 में रशिया से 17 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस खरीद चुका है। फ्रांस ओपनली डील्स विद रशिया की रोजाटॉम कंपनी से न्यूक्लियर फ्यूल इंपोर्ट करता है। मतलब यह कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदे तो वो वॉर सपोर्ट है, लेकिन अगर ईयू खरीदे तो वो स्ट्रैटेजिक नीड है। वाह भाई वाह, ये साफ दिखाता है कि वेस्ट की नीति सिर्फ अपने हितों की रक्षा करना है, बाकी देश क्या करें वो इनकी डिक्शनरी में सेकेंडरी है। नेटो की ये पॉलिसी डू एज आई से, नॉट एज आई डू वाली है। दुनिया भारत को छोटा समझने की गलती बार बार कर रही है, लेकिन अब गलती महंगी पड़ेगी। भारत सरकार चुप नहीं बैठी। एमईए स्पोक्सपर्सन रणदीप जायसवाल ने साफ कहा, इंडिया डज नॉट रिक्वायर अनसॉलिसिटेड एडवाइस। हमारा तेल सोर्सिंग नेशनल इंटरेस्ट पर आधारित है। उन्होंने कुछ कड़वी लेकिन जरूरी बातें कही। भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं तोड़ा। यूरोप अब भी रशिया से एलएनजी और यूरेनियम क्वाइटली ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, भारत की पर कैपिटा कार्बन एमिशन दुनिया की लोएस्ट में से एक है। तो फिर इंडिया को क्यों घेरा जा रहा है? एमईए ने एक और सटीक जवाब दिया, भारत की फॉरेन पॉलिसी किसी और के लेंस से नहीं, अपने हित के चश्मे से देखती है। और याद रखो, इंडिया ने G20 SCO जैसी समिट्स में शांति और स्टेबिलिटी की बात की है। वॉर एस्केलेट करने में भारत का कोई रोल नहीं। यह न्यू इंडिया है, डिप्लोमेसी भी करता है और जब जरूरत हो तो जवाब भी देता है, बिना झुके। अब सिंपल लॉजिक सुनो, इंडिया रशिया से तेल क्यों खरीदता है? भाई फायदा हो तो क्यों ना खरीदे। रशिया ने दिया $8 से $12 पर बैरल डिस्काउंट, पेमेंट रुपी या दिरहम में अलाउड, शिपिंग अश्योर्ड इवन ड्यूरिंग रेड सी अटैक्स। इससे क्या फायदा हुआ? भारत ने 2024 में 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत की। वो पैसा गया कहां? गरीबों को सस्ती एलपीजी डीजल सस्ता रखने में, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने में। अब सवाल यह है, वेस्ट क्या यह ऑफर देगा? जवाब साफ है, नहीं। यह ना कोई इमोशनल डिसीजन है, ना डिप्लोमेटिक स्टंट। यह है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स। देश का सिपाही हो या पॉलिसी मेकर, फैसले इमोशन से नहीं, आंकड़ों से होते हैं। मान लीजिए भारत ने नाटो का दबाव मान लिया और रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, तो नतीजे क्या होंगे? सबसे पहले देश की जनता को सीधा झटका लगेगा। पेट्रोल की कीमत 20 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती है। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा और इन्फ्लेशन पूरे देश में फैल जाएगा। किसान, छोटे व्यापारी और मिडिल क्लास तीनों पिसेंगे। एमएसएमई सेक्टर जो सस्ते ईंधन पर टिका है, कोलैप्स के कगार पर पहुंच सकता है। सरकार की सब्सिडी बर्डन कई गुना बढ़ जाएगा। और दूसरी तरफ रशिया के सस्ते ऑफर छोड़कर अगर हम केवल गल्फ पर निर्भर हो गए तो जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें फिर से वल्नरेबल बना देगी। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक नुकसान भी है। इंडिया लूजेस इट्स बार्गेनिंग पावर, एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। और सबसे बड़ी बात, किसी और के इशारों पर चलने की आदत हमें है नहीं।
भारत की फॉरेन पॉलिसी कोई जॉयस्टिक नहीं है, इसे कोई वॉशिंगटन से कंट्रोल नहीं कर सकता। रूस और भारत का रिश्ता सिर्फ सस्ते क्रूड तक सीमित नहीं है, ये एक गहरी रणनीतिक साझेदारी है जो कई क्षेत्रों में फैली है। सबसे पहले रशियन कोकिंग कोल, ये हमारे स्टील प्लांट्स का लाइफलाइन है। ये वही कोल है जो झारखंड या ओडिशा में नहीं मिलता। कुदानकुलम न्यूक्लियर प्लांट में रोसाटॉम के जरिए न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई होती है। न्यूक्लियर एनर्जी फ्यूचर है और रशिया उसमें हमारा प्रमुख पार्टनर है। इंडिया अब रशिया के आर्कटिक एलएनजी और सखालीन प्रोजेक्ट्स में भी निवेश कर रहा है, जिससे हमें लॉन्ग टर्म अश्योर्ड एनर्जी मिलेगा। और डिफेंस की बात करें तो ब्राह्मोस जैसी मिसाइल, AK-203 राइफल्स का उत्पादन और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ऑल आर फ्रूट्स ऑफ रशिया इंडिया ट्रस्ट। ये कोई कैजुअल रिलेशन नहीं, बल्कि डेकेड्स पुराना टेस्टेड भाईचारा है। जो दोस्त मुश्किल वक्त में काम आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। यही हमारा फौजी उसूल है और राष्ट्रीय नीति भी। चलिए अब बात करते हैं कड़वी लेकिन जरूरी तुलना की, भारत और वेस्ट के ट्रैक रिकॉर्ड्स की। पर कैपिटा एमिशन की बात करें तो इंडिया का आंकड़ा है 1.8 टन, जबकि यूएस और EU 15 to 17 टन तक कार्बन छोड़ते रहे। वॉर एथिक्स देखें, इंडिया ने कभी अनजस्ट वॉर को सपोर्ट नहीं किया, वही नेटो ने इराक, लीबिया, सीरिया जैसे देशों को तबाह कर दिया। रशिया ऑयल बैन, भारत ने पार्शियल लिमिट लगाया, लेकिन EU अभी भी रशियन LNG और न्यूक्लियर फ्यूल ले रहा है अंडर द टेबल डील्स के जरिए। और शांति प्रयास, G20 SCO में भारत ने हर बार डायलॉग को प्रमोट किया। वेस्ट ने आर्म्स भेजे, सैंक्शंस लगाए, तो आखिर कौन असली शांति दूत है? भारत दुनिया को मॉरल लेसन नहीं देता, लेकिन जब देता है तो पूरी दुनिया सुनती है। यह है क्वाइट कॉन्फिडेंस ऑफ अ फौजी नेशन। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ रीजनल नहीं, ग्लोबल एक्सिस में है, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ग्लोबल साउथ का समर्थन। ब्राजील ओपनली बोला, These are economic colonialism tactics. चाइना ने कहा, Every country has right to decide energy needs. साउथ अफ्रीका और इजिप्ट बोले, सैंक्शन से फूड सिक्योरिटी डायरेक्ट प्रभावित हो रही है। आसियान के देशों जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया ने भी नेटो की नीति पर चिंता जताई। इंडिया अब ब्रिक्स प्लस, SCO और ग्लोबल साउथ फोरम्स में लीडिंग वॉइस बन चुका है। वेस्ट की यूनिपोलर स्ट्रैटेजी अब आउटडेटेड हो चुकी है। मल्टीपोलैरिटी ही नया ग्लोबल आर्किटेक्चर बन रहा है। अब भारत फॉलोअर नहीं, एंकर बन चुका है, और ग्लोबल साउथ उसकी कमान के नीचे लामबंद हो रहा है। भारत खाली कंप्लेन नहीं करता, स्ट्रैटेजी बनाता है, एग्जीक्यूट करता है, और यही दिखता है उसकी एनर्जी पॉलिसी में। एक मिडिल ईस्ट के साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स, UAE, सऊदी से ऑयल स्वैप अग्रीमेंट, ईरान के साथ चबाहार पोर्ट और INSTC के जरिए डायरेक्ट कॉरिडोर, अफ्रीकन देशों के साथ नया ऑयल डिप्लोमेसी, अंगोला, नाइजीरिया, मोजाम्बिक। लेकिन इतना ही नहीं, इंडिया डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेज कर रहा है। राजस्थान में ऑयल ब्लॉक रीएक्टिवेशन, नॉर्थ ईस्ट में नेचुरल गैस एक्सपेंशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के जरिए क्लीन एनर्जी फ्यूचर, और सबसे गेम चेंजिंग मूव, नॉन डॉलर ट्रेड सिस्टम, रूपी रूबल, रूपी दिरहम, इवन बार्टर अरेंजमेंट शुरू हो रहे हैं। भारत अब सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, सॉवरेन एनर्जी फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। फौजी सोच में कहा जाता है, बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज अहेड ... नेटो का दबाव, यूएस का पिल और वेस्टर्न हिपोक्रेसी, इन सब के बीच भारत का स्टैंड साफ और अड़िग है। यस, सॉवरेंटी नॉन नेगोशिएबल है। नेशनल इंटरेस्ट से पॉलिसी बनेगी, ना कि फॉरेन डिक्टाट से। कैट्सा में भी झुके नहीं थे, S-400 लिया। यूक्रेन प्रेशर के वक्त भी भारत ने बैलेंसिंग नहीं, लीडिंग रोल निभाया। MEA का जवाब भी साफ था, हमारे निर्णय मार्केट, अफोर्डेबिलिटी और नेशनल नीड से गाइडेड है। भारत ने डिप्लोमेसी में डिग्निटी दिखाई और रियल पॉलिटिक में क्लैरिटी। ये लड़ाई किसी आइडियोलॉजी की नहीं, बल्कि भारत के आत्मसम्मान और स्वराज की है। और याद रखो, न्यू इंडिया डजंट नील ए फाइनल लाइन समझ लो कॉमरेड्स, ये भारत है। यहां दबाव से नीतियां नहीं बनती, सिर्फ लोहा तपता है। इसी के साथ ये वीडियो अब एंड तक पहुंच चुकी है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, हमें कमेंट में बताएं, एंड ऐसे ही एनालिटिकल वीडियोस को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS। जय हिंद, जय भारत।